Hello everyone, this is CS Sangeet Kedia from Sangeet Kedia Academy. आज मैं जो चैप्टर हमने पिछली क्लास में स्टार्ट किया था एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ, उसका कुछ प्रिलिमिनरीज हम कंपनी लॉ टॉपिक में कुछ प्रिलिमिनरी डिस्कस करेंगे, कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे अबाउट द कंपनी लॉ. देखिए, जो हमारा चैप्टर हमने स्टार्ट किया था एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ, इसमें मैं एक टॉपिक ले रहा हूँ. लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कंप्लीट किया था. नाउ आई टेक अप द प्रिलिमिनरीज ऑफ कंपनी लॉ. और प्रिलिमिनरीज में मैं सबसे पहले एक टॉपिक ले रहा हूं आपका प्रिलिमिनरी. अगेन मेन टॉपिक है, इसके अंदर कई सारे सब टॉपिक है. तो पहला सब टॉपिक ले रहा हूं, दैट इज मीनिंग ऑफ कंपनी. मीनिंग ऑफ द टर्म कंपनी. देखिए टेक्निकली कंपनी, क्योंकि पूरा का पूरा कंपनी लॉ दैट इज कंपनीज एक्ट 2013 इट अप्लाइज ऑन कंपनीज, तो हमें कंपनी के बारे में डिटेल में समझना जरूरी है कि सब कंपनी किसे कहते हैं. और जो कंपनी की जो टेक्निकल डेफिनेशन है एज पर कंपनीज एक्ट 2013 वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. बट उससे पहले लिटरली कंपनी का मतलब क्या होता है, लिटरल मीनिंग. कई बार क्या होता है, लिटरल मतलब वेरी वर्ड मीनिंग बाय द वेरी वर्ड इटसेल्फ, मतलब वर्ड से ही क्या मीनिंग आ रहा है. जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. क्या होता है, टेक्निकल मीनिंग समझने से पहले हमें लिटरल मीनिंग भी, उससे भी बहुत हमें क्लैरिटी मिलती है, बहुत चीज़ समझने में आसानी होती है. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं. और लिटरल मीनिंग होते हैं वर्ड्स के, जब लिटरल मीनिंग नहीं पता होता तो क्या होता है, हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं. जैसे एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल देता हूँ. जैसे एक वर्ड है सैंडविच. अब वो सैंडविच एक फूड आइटम, आप जानते, सब जानते हैं सैंडविच इज द नेम ऑफ फूड आइटम. एक्चुअली सैंडविच फूड आइटम को तो बोलते हैं, लेकिन एक सैंडविच का लिटरल मीनिंग है. लिटरल मीनिंग ये कि समथिंग विच इज क्रश बिटवीन द टू थिंग. कोई चीज तो दो चीजों के बीच क्रश है. अगर उस फूड आइटम जिसको सैंडविच होता है उसमें भी ये फीचर है, दो स्लाइसेस ऑफ ब्रेड है, उसके बीच में कुछ आपके मे बी वेजिटेबल्स और पोटैटो, कुछ फीलिंग, मतलब क्रश है बीच में. इसे उस आइटम को, फूड आइटम को भी हम सैंडविच बोलते हैं. बट अदरवाइज सैंडविच का एक लिटरल मीनिंग है समथिंग विच इज क्रश बिटवीन. जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, कई बार न्यूज में आएगा विंटर्स में खास करके, सब बिकॉज ऑफ फॉग, यूज अ डेंस फॉग, बहुत कोहरा था एंड विजिबिलिटी बहुत पुअर थी, बहुत कम दिखाई दे रहा था. अ कार वाज सैंडविच बिटवीन द टू ट्रक्स. अब कार वाज सैंडविच बिटवीन द टू ट्रक, ये न्यूज में आ रहा है. ये बात वो समझ सकता है कि सर सैंडविच का मतलब लिटरल मीनिंग क्या है. अच्छा, जिसको लिटरल मीनिंग नहीं पता, खाली ये पता सैंडविच एक फूड आइटम का नाम है, वो समझ ही नहीं पाएगा. बोलेगा साहब ये दो ट्रक के बीच में खाने वाली आइटम कहां से आ गई, क्योंकि उसे लिटरल मीनिंग नहीं पता. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल टू मेक अंडरस्टैंड कि सब लिटरल मीनिंग के भी अपने इंपॉर्टेंस है, अपनी रेलेवेंस है. इसलिए कोई पूरा कंपनी लॉ, पूरा का पूरा कंपनी लॉ, हम कंपनी के बारे में बात करते हैं, पता नहीं, इट रेगुलेट्स द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस. तो कंपनी का टेक्निकल मीनिंग, डेफिनेशन कंपनी एक्ट में क्या दे रखी है वो हम लेंगे. बट उससे पहले वी आर ट्राइंग एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड कंपनी. साहब कंपनी वर्ड का लिटरल मीनिंग क्या है. देखिए, जो कंपनी वर्ड है, इसका ओरिजिन कहां से हुआ ये पहले समझेंगे. देखिए, दिस वर्ड कंपनी इज डिराइव्ड फ्रॉम टू लैटिन वर्ड्स. वन इज कॉम, सेकेंड इज पनिश. ये दोनों लैटिन वर्ड्स हैं, ये इंग्लिश के वर्ड नहीं है. दीज आर लैटिन वर्ड्स.
कॉम एंड पनिश। एंड जो कॉम जो है लैटिन वर्ड, लैटिन आपको पता है वर्ल्ड की ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, इसलिए बहुत सारी चीजें लैटिन से डिराइव, जैसे हिंदी और संस्कृत बोलते हैं संस्कृत इज ओल्डर देन हिंदी, तो हिंदी में बहुत कुछ संस्कृत से डिराइव किया गया। उसी तरीके से वर्ल्ड लेवल पे देखें तो लैटिन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज, इसलिए हर सब्जेक्ट में आप देखते हैं मेडिकल साइंस में या बहुत अजीबोगरीब टर्म होते हैं क्योंकि बहुत कुछ लैटिन से डिराइव किया गया है। लॉ में लैटिन से, तो लैटिन, केमिस्ट्री पढ़ते हो, केमिस्ट्री में पढ़ते हो, अगर छोटा सा एग्जाम्पल है जैसे सोडियम, सोडियम का याद सिंबल पढ़ते हैं Na, सर सोडियम का सिंबल Na, क्योंकि सोडियम एक्चुअली इंग्लिश का वर्ड है, इसका जो लैटिन नेम है नेट्रियम है, नेट्रियम से Na बना, NATRRIUM, नेट्रियम। नेट्रियम इज अ लैटिन नेम एंड सोडियम इज द इंग्लिश नेम, ठीक है, तो नेट्रियम से सिंबल बना Na। तो अब देखो वहां पे केमिस्ट्री में भी डिराइव, तो एक्चुअली के लैटिन का यूज हर जगह, लैटिन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ वर्ल्ड। तो वैसे कॉम ये और पनिश ये दोनों लैटिन वर्ड्स हैं और इन दोनों को मिला के कंपनी वर्ड बना, कॉम पनिश को मिला के कंपनी बना। अब देखिए आप, ये दोनों लैटिन वर्ड्स हैं, तो इनकी इंग्लिश मतलब की मीनिंग क्या है? कॉम का इंग्लिश मीनिंग है विथ और टुगेदर, और पनिश का इंग्लिश मीनिंग है ब्रेड और मील, ब्रेड और मील, विथ और टुगेदर, एंड पनिश का क्या मतलब है? ब्रेड और मील। देखिए सब ये इंग्लिश वर्ड्स हैं, ये ऊपर मैंने लैटिन वर्ड्स लिखे हैं जिनको मिलाने से कंपनी वर्ड कॉम एंड पनिश को मिलाए कंपनी बना, और इनके इंग्लिश मीनिंग देखिए, कॉम का इंग्लिश मीनिंग है विथ और टुगेदर, पनिश का क्या? ब्रेड और मील। और पहली बार अब देखिए ये दोनों लैटिन वर्ड्स को मिला के कंपनी वर्ड बना, तो इन दोनों लैटिन वर्ड्स के जो इंग्लिश मीनिंग है उनको हम कंबाइन कर दें तो क्या कंपनी वर्ड का इंग्लिश मीनिंग आ जाएगा। और पहली बार ये जो कंपनी वर्ड यूज हुआ था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु यूज टू टेक देयर मील टुगेदर, who used to take the meal together, meal this one, together this one, दोनों वर्ड्स आगे। पहली बार जो कंपनी वर्ड यूज हुआ था, अगर हम इसके हिस्ट्री में जाके देखें तो पहली बार जो कंपनी वर्ड यूज किस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ था? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, विच एसो पर्सन हु यूज टू टेक द मील टुगेदर, जो अपना खाना एक साथ इकट्ठा बैठे खाते थे, उस ग्रुप को, उस एसोसिएशन ऑफ पर्सन को कंपनी नाम दिया गया। ये किस कॉन्टेक्स्ट में मैं यही बता देता हूं। अपने जब थोड़ा बहुत पढ़ा होगा जब ट्रेड, मतलब पूरे वर्ल्ड लेवल पे ट्रेड कैसे स्टार्ट हुआ, जैसे अर्ली साइंस ऑफ ट्रेड जो है, सबसे पहले एक तो ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वगैरह तो 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ, सब फैक्ट्रियां लगने लगी, सब तो बात की बातें हैं। सबसे पहले ट्रेड कैसे स्टार्ट हुआ? लोग क्या करते थे, अपने हाथों से घरों पे कुछ कुछ छोटे छोटे सामान बनाते थे, एंड दे यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरे ट्रैवल करते थे, घूम घूम के सामान बेचते थे। एंड नॉर्मली सुबह सुबह अपना सामान लिया, साथ में अपना खाना पैक किया, एंड घूम घूम के दिन में रास्ते में कहीं पे बैठ के खाना खाया, एंड दिन भर काम करके वापस अपने घर। दैट वाज द पैटर्न, ये अर्ली साइंस ऑफ ट्रेड। आज भी कुछ लोग ऐसे करते हैं, घूम घूम के सामान बेचते हैं, बट सबसे पहले ट्रेड ही ऐसे होता, और कोई तरीका नहीं था। बाद में सब चीजें हुआ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और आपको फैक्ट्रीज लगी, प्लांट्स लगी, और वो सब चीजें बाद का कंसेप्ट है। बट ओरिजिनली ये कंसेप्ट के साथ कि लोग इस तरीके से आपको बिजनेस करते थे। तो रास्ते में जो दिन में नॉर्मली आफ्टरनून में जो अपना वो खाना कैरी कर रहे थे घर से, और कहीं रास्ते में बैठ के इकट्ठा खाना खाते थे, उस ग्रुप ऑफ पर्सन को हमने कंपनी बोलना शुरू कर दिया, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु यूज्ड टू टेक द मील टुगेदर। आई एम गोइंग इनटू हिस्ट्री, ओरिजिन ऑफ द वर्ड कंपनी, कंपनी वर्ड का ओरिजिन कैसे हुआ, कहां से वर्ड निकला था। नाउ हु यूज्ड टू टेक द मील टुगेदर, उस कॉन्टेक्स्ट में पहली बार ये यूज हुआ। नाउ अब देखिए आप, पहली बार ये टर्म उस कॉन्टेक्स्ट में जो, लेकिन आप जानते हैं ना हर चीज का समय के साथ यूसेज बदल जाता है। नाउ ये तो मैंने इसकी हिस्ट्री बताई कि सब कंपनी वर्ड कहां से डिराइव हुआ, कॉम एंड पनिश। अच्छा जैसे एक छोटा एग्जांपल देता हूं, ये रूट है कॉम। सुभाष चंद्र बोस अपने साथी लोगों को कॉमरेड बोलते थे, कॉमरेड जो कंपेनियन, जो साथ चलने वाला है, ठीक है, विथ और टुगेदर, जो हमारे साथी हैं, हमारे साथ विथ और टुगेदर, देखो वही मतलब। तो एक्चुअली कि आपको एक बार रूट्स पता लग जाएंगे, सब वर्ड्स कैसे बने हुए, तो बहुत सारे वर्ड्स के मीनिंग आप अपने आप ही निकाल सकते हैं। अब देखिए ये तो मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द वर्ड कंपनी, ओरिजिन ऑफ द वर्ड कंपनी, कंपनी वर्ड कैसे ओरिजिनेट हुआ, कहां से डिराइव किया गया। नाउ धीरे धीरे क्या, ओरिजिनली पहली बार कंपनी वर्ड इस कॉन्टेक्स्ट में हुआ था, एसोसिएशन ऑफ पर्सन
who used to take the meal together, and वो क्या था मैंने बताया, जो सबसे पहले जो ट्रेड स्टार्ट हुआ था, जो लोग घूम घूम के काम करते थे और कहीं आफ्टरनून में इकट्ठे बैठ के एक जगह खाना खाते थे, उस एसोसिएशन, उस ग्रुप ऑफ पर्सन को वी हैव स्टार्टेड रेफरिंग एज द कंपनी। धीरे धीरे क्या हुआ, कंपनी वर्ड का मीनिंग थोड़ा वाइड हुआ और हमने कंपनी वर्ड हर उस कॉन्टेक्स्ट में यूज करना शुरू कर दिया जहां कोई ग्रुप ऑफ पर्सन है, कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, एंड देयर इज समथिंग कॉमन इन दैट। मतलब वी हैव स्टार्टेड यूजिंग द वर्ड कंपनी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी एसोसिएशन पर्सन वेयर देयर इज समथिंग कॉमन, कुछ कॉमन है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, क्या अपने फ्रेंड सर्कल को आप कंपनी बोलते हैं? नहीं बोलते कि सर आई एम अ गुड कंपनी, आई एम इन अ गुड कंपनी या आई एम इन अ बैड कंपनी। तो वो क्या हुआ, कंपनी लॉ में आपने कंपनी बनवाई है? नहीं, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अपना एक फ्रेंड सर्कल है 2, 4, 5, 7 लोगों का, एंड वहां कॉमन क्या है, यू स्टडी टुगेदर, यू एंजॉय टुगेदर, यू गो फॉर मूवी टुगेदर, ठीक है। ऑल्दो लॉकडाउन पीरियड में आप मूवी नहीं देख सकते, सिनेमा हॉल बंद है, ठीक है, बट लॉट ऑफ थिंग्स यू डू टुगेदर, तो दैट ग्रुप यू आर कॉलिंग एज अ कंपनी बिकॉज दे लॉट ऑफ थिंग कॉमन, आप साथ साथ कर रहे हैं। तो देखिए लिटिल आज के दिन कंपनी, हम अगर देखा जाए लिटरल में नहीं देखें, कुछ कोई ग्रुप है जो साथ में बहुत सारी चीजें करते हैं, जिसमें बहुत सारी चीजें कॉमन है, दैट ग्रुप वी आर रेफरिंग एज द कंपनी, वी आर रेफरिंग एज द कंपनी। नाउ आई मूव ऑन टू द, ये तो एक बात इतने डिस्कशन में पता लगा कि कंपनी बेसिकली एसोसिएशन ऑफ पर्सन कहते हैं, देयर इज सम एसोसिएशन पर्सन एंड दैट कैन बी कॉल्ड एज अ कंपनी। लेकिन एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी कई तरीके के होते हैं, and we have different types of association of person, and we'll try to understand the different types of association of person, and उसमें ये पता करने की कोशिश करेंगे सब कंपनी किस तरह की टाइप ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। तो why I am going to discuss about the classification or types of association of person, and out of that we'll try to figure out कि सब कंपनी कौन से टाइप के एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि विच टाइप ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन द कंपनीज, एंड क्योंकि एसोसिएशन पर्सन कई तरह के होते हैं, उसमें एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एसोसिएशन पर्सन कंपनी है, एंड वो किस टाइप की है, विल डिस्कस दैट। देखिए, तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, अभी मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूं, ये पता लगाना कि सब कंपनी किस टाइप के एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, इस चीज को समझना है। उसके लिए हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन का क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन कितने तरीके के होते हैं, एंड उसमें से आउट ऑफ दैट कंपनी किस टाइप के एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखिए, ब्रॉडली हम एसोसिएशन ऑफ पर्संस को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वो क्या, देखिए, incorporated association of persons and unincorporated association of persons. Incorporated association of persons and unincorporated association of persons. हम ब्रॉडली इसे 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, इनकॉर्पोरेटेड एंड अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्संस, ठीक है। नाउ इनकॉर्पोरेटेड एसो पर्सन का मतलब क्या है, अनइनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। इनकॉर्पोरेटेड पर्सन मींस एसोसिएशन ऑफ पर्सन association of person which has got separate legal entity. Unincorporated person जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, मैं क्रॉस लगा देता हूं, which does not, that association which does not have separate legal entity, separate SLE शॉर्ट में, यहां सेपरेट लीगल एंटिटी है इनकॉर्पोरेटेड में, अनइनकॉर्पोरेटेड में नहीं है। उसका उल्टा हो गया, वो एसोसिएशन पर्सन जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, इनकॉर्पोरेटेड पर्सन जिसकी नहीं है, अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इज दैट ओके? इनकॉर्पोरेटेड, अनइनकॉर्पोरेटेड। नाउ हियर इन दिस केस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि साहब इसको थोड़ा और एलोबोरेट कर, इससे क्या मतलब है।
अगर कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन, अच्छा एक चीज और मैं यहां पे ऐड करना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चों ने ऐसा पढ़ा होता, अगेन सुना होता है, लेकिन आई मस्ट करेक्ट देम, ये सब गलती आपकी नहीं है, आपको जैसा बताया जाएगा आप वैसे समझ जाते हैं। कई बच्चे पढ़ के आते हैं इनकॉर्पोरेट का मतलब जो रजिस्टर्ड है और अनइनकॉर्पोरेटेड जो रजिस्टर्ड नहीं है, टोटली रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। देखिए क्या होता है, एक बात को समझना, या इनकॉर्पोरेट, जब हम इनकॉर्पोरेटेड अनइनकॉर्पोरेटेड ये टर्म्स यूज कर रहे हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन, किस कॉन्टेक्स्ट में, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन, किस कॉन्टेक्स्ट में, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, उससे क्लासिफिकेशन। तो यहाँ इनकॉर्पोरेट का मतलब जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, अनइनकॉर्पोरेट का जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। अच्छा अगर हम बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए कंपनी, वहां इनकॉर्पोरेशन का मतलब रजिस्ट्रेशन है, इसका तो वन वर्ड है डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, ये भी एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है, समझिएगा। अच्छा कभी हम किसी वर्ड का मीनिंग डिक्शनरी में देखते हैं तो क्या डिक्शनरी में उसका एक ही मीनिंग होता है, कई सारे मीनिंग, कई सारे मीनिंग क्यों नहीं होते? बिकॉज सेम वर्ड के अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मीनिंग होते हैं, सेम मीनिंग नहीं होते, एंड इसलिए हमें कॉन्टेक्स्ट वाइज भी समझना पड़ता है। तो जब एसोसिएशन ऑफ पर्सन हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं और उस कॉन्टेक्स्ट में वी आर टॉकिंग अबाउट इनकॉर्पोरेटेड अनइनकॉर्पोरेट, तो वहां पे इनकॉर्पोरेटेड अनकॉर्पोरेट का मतलब रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड नहीं है, रादर आपको इस कॉन्टेक्स्ट में इनकॉर्पोरेट का मतलब क्या है, जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, अनइनकॉर्पोरेट जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। इस तरीके से समझना है, दिस इज हाउ यू टू अंडरस्टैंड। मैं देखो अब बेसिक चीजें सब समझाता रहता हूँ कैसे समझना है, मैं भी थोड़ी देर पहले लेक्चर में बताया था ना इस चैप्टर के, समझना कैसे है, हाउ टू अंडरस्टैंड। हम समझते ही गलत तरीके से, हमने गलत थिंकिंग डेवलप कर लिया तो क्या होता है, हमें बात समझ में आती ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इन कई बच्चे पढ़ जाते हैं, उनको ऐसा पता ही रहता है। मैं बोल रहा हूँ कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का हम यूज करें, आगे आगे मैं आज ही क्लास में डिस्कस, आज के लेक्चर में डिस्कस करूंगा, देखना वहां पे उसका मतलब रजिस्ट्रेशन बताऊंगा। लेकिन जब क्लासिफिकेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन कॉन्टेक्स्ट में बात करें, दे डज नॉट मीन इनकॉर्पोरेटेड, रादर इस कॉन्टेक्स्ट में इनकॉर्पोरेटेड का मतलब जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, अनइनकॉर्पोरेटेड जिसका सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। अब इस सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसका मतलब कि सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है, इसको मैं थोड़ा एलोबरेट करता हूं। एसोसिएशन ऑफ पर्सन हैज गॉट एन एंटिटी और पर्सनैलिटी ऑफ इट्स ओन, उसकी अपनी एक एंटिटी है, अपनी एक पर्सनैलिटी, अपनी एक पहचान है, विच इज सेपरेट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। किसे सेपरेट है, उसके जिससे वो बनी है, जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो अलग है और एसोसिएशन अलग है। एंड दिस कंसेप्ट इज गिवन बाय लॉ, ये लॉ ने कंसेप्ट दिया है, इसलिए लीगल वर्ड आ रहा है। आप देखो, आप सेपरेट लीगल एंटिटी, एंटिटी पर्सनैलिटी, दिस वन ऑफ इट्स ओन विच इज सेपरेट, दिस वन फ्रॉम, किससे सेपरेट, फ्रॉम इस कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसके जो जिससे वो बनी है वो अलग है और एसोसिएशन अलग है, दोनों अलग अलग है। एंड दिस कंसेप्ट गिवन बाय हुम, बाय लॉ, लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी, दिस कंसेप्ट गिवन बाय लॉ सेपरेट लीगल एंटिटी, एंड दैट इज द, दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन which is having own personality, which is separate from its constituents, and it is given by law। देखो तीनों वर्ड आ गए, सेपरेट लीगल एंटिटी, ये इसका एलोबरेट मीनिंग। अब देखिए एक चीज, अगर कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन की सेपरेट लीगल एंटिटी, क्योंकि वो इनकॉर्पोरेटेड पर्सन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि साहब उसकी अपनी एक पहचान है एसोसिएशन पर्सन की, उसकी पहचान अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से नहीं है, क्योंकि क्या ना अपनी एक एंटिटी है विच इज सेपरेट, किससे सेपरेट है, फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, जिससे वो बनी हुई है। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो अलग है और एसोसिएशन अलग है, एंड उसकी एसोसिएशन की अपनी अलग पहचान है, किससे अलग है, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से। तो कह सकता हूं इट इंप्लाइज दैट, क्या वो एसोसिएशन अपने आप में एक पर्सन की तरह ट्रीट हो रहा है, क्या वो एसोसिएशन अपने आप में एक पर्सन की तरह ट्रीट हो रहा है, बट इज इट अ पर्सन क्रिएटेड बाय नेचर और बाय लॉ, किसने ये कंसेप्ट दिया, लॉ ने। तो इसलिए बोलते हैं it means that it implies that association of person is an artificial person, it's a person but it is an artificial person, it's a not a creation of nature। जैसे unlike you and me, we are all creation of nature, we are natural person। person दो तरह के होते हैं, natural person, artificial person। जो नेचर ने क्रिएट किए हैं वो नेचर, जैसे आप और मैं,
और जो लॉ के क्रिएशन दैट इज आर्टिफिशियल पर्सन। तो यहां पे हम जो बात करें इनकॉर्पोरेटेड पर्सन जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब मैंने लिखा, तो इससे क्या पता लग रहा है कि लॉ उसको एक पर्सन की तरह ट्रीट कर रहा है कि उसकी अपनी एक अलग पर्सनैलिटी है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से, एंड इसलिए पर्सन है, बट नेचर ने क्रिएट नहीं किया, लॉ ने क्रिएट किया, दैट्स व्हाई इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन। अब मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूं, कोई भी आर्टिफिशियल, ये सब चीज इंटरकनेक्टेड है। अगर कोई इनकॉर्पोरेटेड पर्सन, इसका मतलब उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब उसकी अपनी एक एंटिटी है जो सेपरेट है फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स गिवन बाय लॉ, इट मींस वो एक पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन। अच्छा, जो नेचुरल पर्सन होते हैं, क्या दे हैव गॉट ब्रेन्स जिससे उन्हें डिसीजन ले सकते हैं, एंड दे आल्सो हैव गॉट लिम्स, जो डिसीजन ब्रेन ने लिया उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमें लिम्स की जरूरत पड़ती है। इट मीन वो डिसीजन भी ले सकते हैं और इंप्लीमेंट भी कर सकते हैं, दोनों चीजें उनके पास हैं। लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन तो नेचर की क्रिएशन नहीं है, ना तो आर्टिफिशियल पर्सन का ब्रेन है ना लिम्स है। तो आर्टिफिशियल पर्सन ना तो खुद डिसीजन ले सकते हैं ना इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कि दोनों चीजों के लिए जो रिक्वायरमेंट है ब्रेन की और लिम्स की वो नहीं है। तो आर्टिफिशियल पर्सन का कंसेप्ट जब भी आएगा, इसके साथ हमेशा नेचुरल पर्सन कंसेप्ट जरूर आएगा, इसके साथ नेचुरल पर्सन कंसेप्ट जरूर आएगा। क्यों आएगा? क्या होता है, जब भी कोई आर्टिफिशियल पर्सन हो उसके साथ बहुत सारे नेचुरल पर्सन भी जुड़े होंगे, वो क्या करेंगे, वो आर्टिफिशियल पर्सन के बिहाफ पे उसके नाम में बहुत सारे डिसीजन लेते हैं, और जितने नेचुरल पर्सन के साथ जुड़े हुए हैं उसमें कुछ नेचुरल पर्सन डिसीजन लेंगे, कुछ इंप्लीमेंट करेंगे। अच्छा, मतलब किसके बिहाफ पे? आर्टिफिशियल पर्सन के बिहाफ पे। तो मैं कह सकता हूं कि जो आर्टिफिशियल पर्सन है जिसके बिहाफ पे आप डिसीजन ले रहे हैं या जिसके बिहाफ पे आप इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं, क्या वो प्रिंसिपल है? और जो नेचुरल पर्सन डिसीजन ले रहे हैं इंप्लीमेंट कर वो एजेंट है। प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप होगा उस आर्टिफिशियल पर्सन और नेचुरल पर्सन जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, जो उसके बिहाफ पे डिसीजन ले रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इसका मतलब, अच्छा हम बोलते हैं ना एक्ट ऑफ द एजेंट इज द एक्ट ऑफ द प्रिंसिपल। एजेंट का एक्ट प्रिंसिपल का एक्ट माना जाता है, पढ़ाओ ना प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। इसका मतलब करते एजेंट है जो नेचुरल पर्सन माना जाता है, कम वो आर्टिफिशियल पर्सन ही कर रहा है, बट आर्टिफिशियल पर्सन खुद नहीं कर सकता। रीजन बीइंग उसके पास ना तो डिसीजन लेने के लिए ब्रेन है, ना इंप्लीमेंट करने के लिम्स है, लेकिन माना जाता है कि वही कर रहा है। क्यों? कि जो और लोग कर रहे हैं उसके बिहाफ पे, उसके नाम में, वो एजेंट है, एंड आर्टिफिशियल पर्सन प्रिंसिपल की पोजीशन में है। एंड बोलते हैं एक्ट ऑफ द एजेंट इज द एक्ट ऑफ द प्रिंसिपल। इसलिए हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन ने ऐसा किया, लेकिन वो आर्टिफिशियल पर्सन खुद नहीं करता, कोई और करता है। क्योंकि करने से पहले डिसीजन लेने पड़ेंगे बाय यूजिंग द ब्रेन्स, इंप्लीमेंट करें लिम्स, और वो सब फैसिलिटी आर्टिफिशियल पर्सन का नहीं है, एंड दैट्स व्हाई वो नहीं कर सकते। अब ये सारी बातें इंटरकनेक्ट देखिए, मैंने एसोसिएशन ऑफ पर्सन को दो हिस्सों में डिवाइड किया, इनकॉर्पोरेटेड, अनइनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, सेपरेट लीगल एंटिटी का डिटेल मतलब बताया, इसका मतलब वो आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब आपको उसके साथ कुछ ना कुछ नेचुरल पर्सन भी होंगे जो उसके बिहाफ पे डिसीजन लेंगे और इंप्लीमेंट करेंगे, और आर्टिफिशियल पर्सन प्रिंसिपल के रोल में होगा और वो नेचुरल पर्सन एजेंट होंगे, और माना जाएगा आर्टिफिशियल पर्सन ही कर रहा है कि वो प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप है। नाउ अब देखिए, ये मैंने इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएट पर्सन का मतलब बताया आपको कि साहब इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएट पर्सन का मतलब क्या होता है। इज दैट ओके? नाउ आगे देखिए, जो अनइनकॉर्पोरेट, अभी मैं इसमें और भी चीजें बताऊंगा। देखिए, अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएट पर्सन जो है, मतलब जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, मतलब वो एसोसिएशन पर्सन which does not have any entity of its own, which is separate from the constituent, rather कह सकते हैं इसकी अपनी अलग से कोई पहचान नहीं है। किससे अलग नहीं है? कॉन्स्टिट्यूएंट से। तो कहने से दैट कि सब अनइनकॉर्पोरेटेड केस में कॉन्स्टिट्यूएंट्स और एसोसिएशन वन एंड द सेम थिंग। क्यों? जब अलग पहचान नहीं है, इसका मतलब क्या है, एसोसिएशन की पहचान किससे है? कॉन्स्टिट्यूएंट से। कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द एसोसिएशन एंड एसोसिएशन वन एंड द सेम थिंग। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, आप सबने पार्टनरशिप के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है। पार्टनरशिप लॉ बोलता है फॉर्म जो है, फॉर्म की पार्टनरशिप की डेफिनेशन नहीं, फॉर्म की डेफिनेशन। फॉर्म इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ ऑल द पार्टनर्स। फॉर्म कुछ नहीं है, सारे पार्टनर्स है, सारे पार्टनर्स को हम इकट्ठे रेफर करें वो फॉर्म हो गई। पार्टनरशिप फॉर्म की डेफिनेशन, फॉर्म इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पार्टनर्स। अच्छा, फॉर्म की डेफिनेशन है कि फॉर्म इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पार्टनर। फॉर्म के कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन है? पार्टनर्स। वो आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फॉर्म, पार्टनर्स। इट मीन पार्टनर्स जो हैं, सारे पार्टनर जो कॉन्स्टिट्यूएंट सारे पार्टनर, उनको हम इकट्ठा बोले फॉर्म बन गए। इधर फॉर्म की क्या अलग से कोई पहचान है? नहीं, सारे पार्टनर कॉन्स्टिट्यूएंट वही फॉर्म है। इट मीन फॉर्म एंड ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फॉर्म दैट इज पार्टनर्स इज वन एंड द सेम थिंग। तो जो फॉर्म की डेफिनेशन है
क्या वो अनइनकॉर्पोरेटेड पर्सन के कंसेप्ट में फिट हो रहा है? यस, क्योंकि जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है तो फॉर्म भी एसोसिएशन पर्सन है, बट यहां देख लो कोई अलग से पहचान नहीं, इट इज नोन बाय इट्स पार्टनर्स कॉन्स्टिट्यूएंट। इसे कहने से दैट अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन पर्सन का एग्जांपल है पार्टनरशिप फॉर्म। क्या एग्जांपल है? पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म भी एक एसोसिएशन पर्सन है, बट कौन सी एसोसिएशन पर्सन है? अनइनकॉर्पोरेटेड, बिकॉज की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। तो पार्टनरशिप फॉर्म इज एन एग्जांपल ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि साहब जो क्लासिफिकेशन आपके सामने लिखा हुआ है, और मैंने बताया कि साहब इनकॉर्पोरेटेड का मतलब कई लोग पढ़ते हैं रजिस्टर्ड, अनइनकॉर्पोरेटेड, अनरजिस्टर्ड। अगर ऐसे मतलब होता है, नहीं ऐसा अगर होता तो क्या मतलब होता? अच्छा, आपने पढ़ा होगा एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट फॉर्म में भी रजिस्टर्ड, में भी अनरजिस्टर्ड, ऑप्शन रजिस्ट्रेशन करना ऑप्शनल है। तो उसके हिसाब से तो अगर फर्म रजिस्टर्ड होती तो फिर तो इनकॉर्पोरेटेड हो जाती है, और रजिस्टर्ड नहीं होती तो क्या होती? अनइनकॉर्पोरेटेड। ये सुनो, अगर रजिस्टर्ड होती तो इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड नहीं होती तो अनइनकॉर्पोरेटेड, रजिस्टर्ड नहीं होती तो अनइनकॉर्पोरेटेड, ये मतलब होता। ये सुनो, ये तो गड़बड़ है। क्योंकि मैंने बताया यहां रजिस्ट्रेशन से कोई मतलब ही नहीं है, यहां सेपरेट लीगल एंटिटी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। अगर सेपरेट लीगल एंटिटी है तो इनकॉर्पोरेटेड, नहीं तो अनइनकॉर्पोरेटेड। नाउ इट मींस दैट ये नहीं तो देखो फॉर्म को कभी तो हम यहां लिखते अगर रजिस्टर्ड है, और अनरजिस्टर्ड है तो यहां लिखते हैं, लेकिन गलत है। पार्टनरशिप फॉर्म इज ऑलवेज एंड ऑलवेज अनइनकॉर्पोरेटेड पर्सन वेदर इट इज रजिस्टर्ड और नॉट। मतलब इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस फैक्ट, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। पार्टनरशिप फॉर्म हमेशा किसका एग्जांपल है? अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन एग्जांपल है। इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज एग्जांपल ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये हमेशा उसका एग्जांपल है। एंड इसको कभी भी चाहे वो रजिस्टर्ड हो चाहे कोई इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। ये नहीं कि रजिस्टर्ड होने का मतलब उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाए, नो। फर्म की डेफिनेशन तो वही है, फर्म इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द पार्टनर्स। इट मीन फर्म की अलग से कोई पहचान नहीं है। किससे पहचानी जाती है? पार्टनर्स के द्वारा। ये थोड़ी बोला कि फर्म अगर रजिस्टर्ड है तो उसकी पहचान अलग हो जाएगी, ऐसा थोड़ी है। इसलिए फर्म हमेशा अनइनकॉर्पोरेटेड है, वेदर इट इज रजिस्टर्ड और इट इज नॉट रजिस्टर्ड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बात अभी फिर प्रूव हो गई कि साहब यहां पर रजिस्ट्रेशन से मतलब नहीं समझना। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, अनइनकॉर्पोरेटेड जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ अभी जो हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस किया एसोसिएशन पर इनकॉर्पोरेटेड, अनइनकॉर्पोरेटेड, जिसमें मैंने इनकॉर्पोरेटेड को बहुत डिटेल में समझाया। अब मैं इनकॉर्पोरेटेड इसको, दिस पोर्शन, इसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहले एसोसिएशन ऑफ पर्सन के दो पार्ट के, इनकॉर्पोरेटेड, अनइनकॉर्पोरेटेड। अब इनकॉर्पोरेटेड भी दो तरह के होते हैं, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। देखिए, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, इनकॉर्पोरेटेड, अनइनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये बताया, इट मीन्स इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। अभी समझाया था सारा कुछ। और अनइनकॉर्पोरेटेड की सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं। इसका एग्जांपल मैंने दिया पार्टनरशिप फॉर्म। अब जो अनइनकॉर्पोरेटेड पर्सन, इसको भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। दिस वन, वन incorporated association of person which are established under company law, and second is incorporated as a person which are established under special act of parliament.
दोनों इनकॉर्पोरेट, इसका हमने क्लासिफिकेशन फर्दर किया, इनकॉर्पोरेट विच आर एस्टैब्लिश्ड अंडर कंपनी लॉ, इनकॉर्पोरेट विच आर एस्टैब्लिश्ड अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अब एक करके बात करते हैं। आप कॉमन सेंस से बता सकते हैं कि कंपनी लॉ में क्या एस्टैब्लिश होगा। ऑब्वियसली कंपनीज, ऑब्वियसली बात है कंपनीज, और क्या एस्टैब्लिश होंगे। इसका मतलब इनकॉर्पोरेटेड एस्टैब्लिश अंडर कंपनी लॉ, इसका एग्जांपल है कंपनीज। जितनी भी कंपनीज है हिंदुस्तान में वो सब इसका एग्जांपल है। दे आर ऑल इनकॉर्पोरेटेड पर्सन विच एस्टैब्लिश। कंपनी लॉ का मतलब प्रेजेंट कंपनी लॉ, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013 या उससे पहले, कंपनीज एक्ट 1956 या उससे पहले, जिस समय वो बनी थी स्टैब्लिश, उस समय कौन सा कंपनी एक्ट चल रहा था उसके हिसाब से। मतलब कंपनी लॉ का मतलब प्रेजेंट एज वेल एज पास्ट, सारे कंपनी लॉ, ठीक है। पर जिस समय वो कंपनी बनी थी स्टैब्लिश हुई, उस समय कौन सा कंपनी एक्ट चल रहा था उसके हिसाब से बनी होगी, ठीक है। एंड तो वो मतलब जितनी भी कंपनी हिंदुस्तान में आज के दिन है, क्या वो सब या आगे और बनेंगी, क्या सब इसके एग्जाम्पल हैं। दे आर ऑल इनकॉर्पोरेटेड पर्सन विच आर एस्टैब्लिश्ड अंडर कंपनी लॉ। अच्छा, इसका एक और देखो, क्योंकि तो कहने से दैट ऑल कंपनीज आर, कहने से आर इनकॉर्पोरेटेड पर्सन विच आर एस्टैब्लिश्ड अंडर कंपनी लॉ। तो अगर ऊपर से देखें, मैंने कहा इस डिस्कशन का पर्पस क्या था, टू फाइंड आउट एक कंपनी किस टाइप की क्लासिफिकेशन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। बताया था मैंने आपको, ये पता करना है एसोसिएशन ऑफ पर्सन तो है, बट एसोसिएशन ऑफ पर्सन कई तरह के होते हैं, जैसे ये भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया। तो कंपनी किस तरह की, इस चीज को समझने के लिए सारा डिस्कशन हो रहा है। द एंटायर डिस्कशन इज बेसिकली टू अंडरस्टैंड कि व्हाट टाइप ऑफ कंपनी, विच टाइप ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी द कंपनी इज, उसको समझने। तो कैसे कंपनी एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, विच वन इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड विच वन विच आर एस्टैब्लिश्ड अंडर कंपनी लॉ, विच आर एस्टैब्लिश्ड अंडर। अब देखिए आप, क्योंकि एवरी कंपनी इज एन इनकॉर्पोरेटेड ऑफ पर्सन एस्टैब्लिश्ड अंडर कंपनी लॉ, इट मींस दैट कहने से एवरी कंपनी हैज गॉट अ, इट इंप्लाइज दैट every company has got a separate legal entity, yes or no? It means every company is an artificial person. ये बताया था मैंने आपको। It implies that क्या कंपनी के साथ बहुत सारे नेचुरल पर्सन भी होंगे? yes. क्या कंपनी में बहुत सारे लोग जॉब करते हैं? कोई एज ए डायरेक्टर काम कर रहा है, कोई अदर एम्प्लॉय, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए व्हाटएवर। वो नेचुरल पर्सन क्या कर रहे हैं, वो कंपनी के नाम में बहुत सारे डिसीजन ले रहे हैं, कुछ लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, एजेंट। और कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन क्या होगी, प्रिंसिपल। तो करते वो सारे ऑफिसर इम्प्रूव, पता ना मैंने, जहां आर्टिफिशियल पर्सन कंसेप्ट आएगा साथ में नेचुरल पर्सन कंसेप्ट आएगा। तो आर्टिफिशियल पर्सन का ना अपना ब्रेन है ना लिम्स है, तो कैसे डिसीजन लेंगे, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, इसके साथ में देखो हर कंपनी में इतने सारे लोग काम करते हैं, एंड वो सारी चीज कंपनी के नाम में किए जाते हैं, लेकिन करता कोई और है, नेचुरल पर्सन करते हैं। लेकिन कंपनी बिंग प्रिंसिपल एंड वो एजेंट, तो बोलते हैं एक्ट ऑफ द एजेंट इज द एक्ट ऑफ प्रिंसिपल। तो बोलते हैं कंपनी कर रही है, कंपनी का बिजनेस है, कंपनी के प्रॉफिट्स हैं, कंपनी सारी चीज ऐसे बोलते हैं, कंपनी का ऑफिस है, कंपनी। तो रीजन भी कंपनी ने ऐसा किया, कंपनी नया बिजनेस कर रही है, कंपनी अपने एक्सपैंड कर रही है। पर क्वेश्चन है, कंपनी थोड़ी कुछ कर रही है, कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, कर कोई और रहा है। तो जो लोग कर रहे हैं वो एजेंट है, कंपनी क्या है, प्रिंसिपल है, ठीक है। और एक्ट ऑफ द एजेंट इज द एक्ट, तो माना ही जाता है कंपनी करे, बट एक्चुअली कर कोई और रहा है। एंड दिस इज हाउ यू टू अंडरस्टैंड। और ये सारा जो ऊपर मैंने डिस्कस किया यहाँ अप्लाई कर दिया। इनकॉर्पोरेटेड का जो मतलब था कोई कंपनी इज ऑलवेज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्संस। मैं एक बात यहाँ पे और ऐड करना चाहूंगा, कंपनी इज ऑलवेज एन, यहां एसोसिएशन ऑफ पर्सन इनकॉर्पोरेट में अंडर एस्टैब्लिश्ड अंडर कंपनी लॉ। पार्टनरशिप फॉर्म अभी मैंने डिस्कस किया था, इज ऑलवेज अनइनकॉर्पोरेटेड। तो पार्टनरशिप फॉर्म और कंपनी के जो फीचर्स और कैरेक्टर्स है हमेशा अपोजिट मिलेंगे। क्यों अपोजिट मिलेंगे, बहुत लॉजिकल है। एक कंपनी ऑलवेज इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएटेड पर्सन है, इसकी हमेशा सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। पार्टनरशिप फॉर्म इज ऑलवेज अनइनकॉर्पोरेटेड, इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। तो सारे जो बेसिक नेचर ही उल्टा है, तो सारे कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स भी दोनों के एक दूसरे से अपोजिट में। फॉर एग्जांपल, एक तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी वाली बात, बेसिक चीजें। अच्छा, फॉर्म में पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। कंपनी में जनरली मेंबर्स, यहाँ पार्टनर्स के मेंबर पता है, कंपनी के मेंबर शोल्डर मेंबर एक ही बात है, लिमिटेड होती है, लायबिलिटी लिमिटेड होती है। वहां देखते हैं फॉर्म के अंदर पैसा लगाने वाले पार्टनर्स, मैनेज भी नॉर्मली वही करते हैं। तो पैसा लगाने वाला और मैनेज का सेम है। कंपनी में पैसा लगाने वाला मेंबर शोल्डर, मैनेज अलग से करते हैं डायरेक्टर से, मैनेजमेंट सेपरेट है ओनर से, ओनर अलग है, शोल्डर मैनेजमेंट अलग है। तो पार्टनर्स जो चेंज होते हैं, तो उससे फॉर्म की डिसोल्यूशन हो जाती है। कभी नया पार्टनर आएगा, पुराना पार्टनर चला जाएगा।
लेकिन कंपनी में मेंबर्स के चेंज होने से कंपनी की नेचर भी, कोई कंपनी की अपनी एक अलग पहचान है, मेंबर्स के आने जाने से उसकी पहचान पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इसको परपेचुअल सक्सेशन बोलते हैं। आप मतलब सो मेनी आप सारे जो कैरेक्टर्स मैं पढ़ाऊंगा, कैरेक्टर्स के फीचर कम नहीं, देखना सारी चीजें उल्टी मिलेगी पार्टनरशिप में। क्यों मिलेगी? कि फॉर्म अनइनकॉर्पोरेटेड है एंड कंपनी इज ऑलवेज एन इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो हमारा पर्पज यही था कि ये समझना है कंपनी किस टाइप की एसोसिएशन पर्सन है। ये आपके सामने आ गया, इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड में कौन सी? स्टैब्लिश अंडर कंपनी लॉ। तो जितनी भी कंपनी जो सब इसके अंदर फॉल करती है इस यहां पे। अब एक चीज और रहेगी आपकी, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन पर्सन विच आर स्टैब्लिश अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। अच्छा एक चीज देखो, मैंने यहां बोला इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन पर्सन विच आर स्टैब्लिश इन कंपनी लॉ। जो कंपनी लॉ में प्रेजेंट कंपनीज एक्ट 2013 या उससे पहले कंपनीज एक्ट 1953 या उससे पहले और जो भी थे, कंपनीज एक्ट 2000, इससे पहले वाला जो पहला लेक्चर इस टॉपिक पे था मैंने बताया था, वो भी तो पार्लियामेंट ने बनाया है, कंपनीज एक्ट 2013। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 या उससे पहले वाले जो कंपनी, वो भी पार्लियामेंट ने बनाए थे। ये कोई स्पेशल लॉ नहीं है कि एक पर्टिकुलर एक कंपनी बनाने के लिए लॉ बनाए गए। नो, क्या कंपनीज एक्ट 2013 या उससे पहले था या उससे पहले था, इन कंपनी लॉ में कितनी सारी कंपनियां स्टैब्लिश और होती जा रही हैं। तो ये स्पेशल लॉ नहीं कि ओनली फॉर वन ऑर्गेनाइजेशन, ओनली फॉर वन कंपनी। नो, इसलिए ये भी पार्लियामेंट के द्वारा ही बनाए हुए लॉ में स्टैब्लिश हुई है। मतलब कंपनीज एक्ट के हिसाब से स्टैब्लिश हुई, इसका कंपनीज एक्ट तो पार्लियामेंट ने बनाया। लेकिन कुछ ऐसे लॉज होते हैं जो पार्लियामेंट पास करता है स्पेशली टू सेटअप ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन। आई एम सेइंग ओनली वन, सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने के लिए पार्लियामेंट स्पेशल लॉ पास करता है। तो ऐसे लॉ को होते हैं स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। स्पेशल लॉ सिर्फ ओनली फॉर सेटिंग अप वन ऑर्गेनाइजेशन, वो भी इनकॉर्पोरेटेड पर्सन होती है। मैं एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल LIC को जब सेटअप कर, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसको जब सेटअप करना था, उसके लिए पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, LIC एक्ट। UTI, आई थिंक सुना आपने, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, UTI को जब स्टैब्लिश करना था तो पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया, UTI एक्ट। वाई टू गो फार, हम अपने इंस्टीट्यूट का एग्जांपल है जिसके आप स्टूडेंट है, मैं मेंबर हूं। ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया जिसके आप स्टूडेंट हैं, एंड इसको स्टैब्लिश करने के लिए पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया था, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980। कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980। इसका मतलब कह सकता हूं LIC, UTI, ICSI आर इनकॉर्पोरेटेड एज अ पर्सन विच आर एस्टैब्लिश अंडर स्पेशल एक्ट। वो स्पेशल एक्ट कौन सा? ये LIC एक्ट LIC से रिलेटेड है, UTI एक्ट UTI से रिलेटेड, ICSI से रिलेटेड कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट है। अच्छा, LIC एक्ट के क्यों पास किया था पार्लियामेंट? टू एस्टैब्लिश द LIC। क्या LIC एक्ट के थ्रू कुछ और स्टैब्लिश हो सकता? नो, सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हुई, उसी को स्टैब्लिश करने के लिए LIC एक्ट पास किया था, बस वही, और कुछ सेटअप नहीं हो सकता था। तो कैसे थे? LIC एक्ट स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, UTI एक्ट स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980 स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सेबी का नाम सुना, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसको स्टैब्लिश करने सेबी ने, पार्लियामेंट ने सेबी एक्ट पास किया, सेबी एक्ट 1992। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो ये क्या सब स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, स्पेशली टू सेट अप ओनली वन ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए आप, LIC इज गवर्न बाय LIC एक्ट के हिसाब से स्टैब्लिश हो। LIC जो गवर्न होती है, रेगुलेट होती है एज पर LIC एक्ट, UTI रेगुलेट होता है एज पर UTI एक्ट, ICSI रेगुलेट एज पर कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980। इस तरीके से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये भी तो कह सकते हैं ये भी इनकॉर्पोरेटेड पर्सन है, बट आर दे एस्टैब्लिश अंडर कंपनी लॉ? नो, दे एस्टैब्लिश अंडर डिफरेंट लॉज जो अलग अलग पार्लियामेंट ने पास किए फॉर सेटिंग अप सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसलिए ये कंपनीज नहीं है। तो इनको क्या बोलते हैं? सभी को कंपनी नहीं बोलते तो क्या बोलते हैं? तो इधर वाली जो स्टैब्लिश अंडर कंपनी लॉ है तो उनको तो क्या बोलते हैं? हम कंपनी। लेकिन जो स्टैब्लिश अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, फॉर एग्जांपल LIC, UTI, ICSI, इनको क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज स्टैट्यूटरी बॉडी और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। और कई बार लोग स्टैट्यूटरी कंपनी बोलते हैं, कंपनी लेकिन यूज करते स्टैट्यूटरी वर्ड साथ में जरूर यूज करेंगे, खाली कंपनी नहीं, कंफ्यूजन है, कंपनी तो यहां पे फॉल कर रही है। इट मीन जो इनकॉर्पोरेट पर्सन स्टैब्लिश है कंपनी लॉ, उनको तो हम कंपनी बोल रहे हैं, सारी कंपनी इसमें फिट होगी। और जो इनकॉर्पोरेट अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट स्टैब्लिश है, उनको हम क्या बोलेंगे? स्टैट्यूटरी बॉडी या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या स्टैट्यूटरी कंपनी। खाली कंपनी वर्ड नहीं यूज करना। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, ICSI में जब आपने एडमिशन लिया वो CSET के अंदर,
तो सीसेट का जो मटेरियल वगैरह आपने डाउनलोड किया होगा उनकी वेबसाइट से, देखना सब जगह मटेरियल लिखा रहेगा, जहां आईसीएस लिखा हुआ नाम, उसके साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट? कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एक्ट? कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980. तो देखो आईसीएस लिखो, डिफाइन करते हैं कि आईसीएस क्या है. ये स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. अच्छा ये क्या कंपनी है? नो. या स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यू कॉर्पोरेशन, तो क्या इन पे कंपनी लॉ लगे? नो. वाई? बिकॉज ये कंपनी थोड़ी है. एलआईसी कह बोलते हैं एलआईसी कंपनी, एलआईसी कंपनी थोड़ी है. इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज नॉट गवर्न्ड बाय कंपनी लॉ, इट इज नॉट रेगुलेटेड बाय कंपनी लॉ, इट इज रेगुलेटेड बाय एलआईसी एक्ट. इट रेगुलेटेड. तो अच्छा ये, लेकिन क्योंकि ये भी इनकॉर्पोरेटेड पर्सन है, और इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या कहता है जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, आर्टिफिशियल पर्सन, तो क्या इनकी भी सेपरेट लीगल एंटिटी? यस. एलआईसी की भी है, यूटीआई की भी है, आईसीआई इनकी भी है. क्या ये भी आर्टिफिशियल पर्सन है? ये. क्या इनके साथ भी नेचुरल पर्सन जुड़े? यस. अच्छा बताइए आईसीआईसीआई जो है, क्या आईसीआईसीआई में बहुत सारा स्टाफ नहीं है, बहुत सारे लोग काम नहीं कर रहे, क्या वो नेचुरल पर्सन हो गए उसके साथ? क्या वो आईसीआईसीआई के बिहाफ पे काम करें इन द नेम ऑफ आईसीआईसीआई? आईसीआईसीआई क्या प्रिंसिपल, वो लोग क्या एजेंट? तो माना जाता है आईसीआईसीआई कर रही है, बट कर कोई और रहा है, तो इसका तो इनकी ये भी आर्टिफिशियल पर्सन है, इनकी भी सेपरेट लीगल एंटिटी है, बट ये कंपनी नहीं है. ये कंपनी नहीं, बिकॉज है भी तो, ये भी तो टाइप ऑफ क्या है, इनकॉर्पोरेटेड पर्सन. अब जो नॉर्मली लोग होते हैं आर्टिफिशियल पर्सन में, लोगों को एक ही चीज पता है कंपनी, बट क्या ये भी आर्टिफिशियल पर्सन? बट ये कंपनी नहीं, दे आर कॉल्ड स्टैट्यूटरी बॉडी. तो हमारा ओवरऑल डिस्कशन ये हुआ, एसोसिएशन ऑफ पर्सन दो तरह के होते हैं, इनकॉर्पोरेटेड, अनइनकॉर्पोरेटेड. इनकॉर्पोरेटेड जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इट मींस आर्टिफिशियल पर्सन. अन जिसकी सेपरेट नहीं होती, अनइनकॉर्पोरेटेड. अब इनकॉर्पोरेटेड भी दो तरह के, स्टैब्लिश अंडर कंपनी लॉ, कंपनीज, स्टैब्लिश अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, स्टैट्यूटरी कंपनी. ठीक है. एंड तो लेकिन हमारा इस डिस्कशन का मेन ऑब्जेक्टिव था कंपनी के बारे में पता करना है, कंपनी कहाँ फिट होती है. तो कंपनी कहाँ फिट होती है? इनकॉर्पोरेटेड के अंदर. इनकॉर्पोरेट में कहाँ पे? स्टैब्लिश अंडर कंपनी लॉ. ये एंड इसलिए बोलते हैं हर कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है, एंड कंपनीज आर आर्टिफिशियल पर्सन, इसलिए उनके साथ बहुत सारे नेचुरल पर्सन जुड़े होते हैं जो कंपनी के बिहाफ पे बहुत डिसीजन लेते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं एज ए एजेंट, एंड कंपनी इज द प्रिंसिपल. तो ये डिस्कशन से पता लग गया होगा कि कंपनी का नेचर क्या है, किस टाइप के एसोसिएशन पर्सन है, एंड बहुत सारी बातें इससे, बहुत सारे कैरेक्टर से भी, सेपरेट लीगल एंटिटी सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर यहीं से पता लग गया आपको. एनीवे, सो दैट इज द ब्रीफ ऑफ दिस डिस्कशन कि साहब एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कंपनी किस तरह की एसोसिएशन पर्सन है. आई होप आपको समझ आया होगा, और इससे बहुत सारी बातें आपको क्लियर भी होंगी. ऑल दिस थिंग्स आर देयर. नाउ देखिए, नाउ आई एम गोइंग टू टेक अप द, ये तो लिटरल मीनिंग एंड ऑल दैट टाइप ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन सारा मैंने डिस्कस कर दिया. नाउ आई एम गोइंग टू टेक अप द टेक्निकल कि सब कंपनी को डिफाइन कैसे करेगा, क्योंकि पूरे कंपनी लॉ में हम कंपनी के बारे में बात करेंगे. तो कंपनी की डेफिनेशन किस तरह की दे रखी है वो थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे. देखिए आप, definition of company. This term company, it has been defined under section 2 clause 20 of Companies Act 2013. कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन 2 क्लॉज 20. सेक्शन 2 क्लॉज 20 में डिफाइंड है, सेक्शन 2 क्लॉज 20 में डिफाइंड है ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. देखिए, जो कंपनी वर्ड है, जो पूरे कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट में हर जगह, हर सेक्शन में यूज होगा, उसकी डेफिनेशन कहां देंगे? सेक्शन 2 क्लॉज 20. अब जैसे हम बताते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 20, तो कई बच्चों को कंफ्यूजन है, सेक्शन 2 क्लॉज 20 क्यों बोल रहे हैं साहब, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तो इसको भी जरा समझने की कोशिश करना कि साहब ऐसा क्यों बोल रहे हैं. देखिए कि ज्यादातर बच्चे बोलते हैं सर हमने तो ये सुना है कि सर सेक्शन का सब सेक्शन होता है फिर क्लॉज होता है. आप सही बोल रहे हैं, लेकिन जनरली वो ठीक है, लेकिन कुछ केसेस में डिफरेंट भी होता है. एंड उसको भी समझे कि मैं समझ चलता हूँ मोटी मोटी बात सबको पता होती है, बट एग्जैक्टली क्या चीज है ये सबको नहीं पता होता. यही तो एक कला है कि साहब एग्जैक्टली समझने के लिए आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ता है. देखिए दो तरह के पैटर्न्स होते हैं
देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैटर्न्स। जो सेक्शंस होते हैं उनके दो तरह के पैटर्न्स होते हैं। देख क्या, पैटर्न 1, पैटर्न 2। पैटर्न 1, वो पैटर्न 1 में क्या होता है, जो सेक्शन है उसके अंदर कंटेंट्स हैं, वो कंटेंट सारा इंटरकनेक्टेड है, मतलब सब एक दूसरे से कनेक्ट हो रखा है। अकेले आप एक चीज को पढ़ेंगे समझ नहीं आएगा, उसके लिए दूसरी चीज भी ऐड करनी, मतलब कनेक्ट करके पढ़नी पड़ेगी। तो कंटेंट्स आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। पैटर्न 1 सेक्शन के पैटर्न बता रहा हूं कि सेक्शंस होते हैं, यहां मेरे सेक्शन पैटर्न 1 पैटर्न 2, कंटेंट्स आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। पैटर्न 2 मतलब ऐसे सेक्शन जहां पे कंटेंट्स आर नॉट इंटरकनेक्टेड, rather they are separate from each other। वो सब अलग अलग हैं, आपस में इंटरकनेक्टिविटी नहीं है। कंटेंट सेक्शन में बहुत कुछ है लेकिन सब अलग अलग है, आपस में इंटरकनेक्टिविटी नहीं, या दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, आपस में इंटरकनेक्टिविटी नहीं है। जो पैटर्न 1, जो सेक्शंस पैटर्न 1 के सबसे कॉमन, सबसे ज्यादा यही होते हैं। मोस्ट ऑफ द सेक्शंस आर ऑफ पैटर्न 1, लॉट ऑफ कंटेंट्स आर देयर, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। ज्यादा सेक्शन इस पैटर्न 1 के होते हैं जनरली, ये रेयर। पैटर्न 2 के सेक्शन बहुत कम होते हैं लेकिन कम होते हैं। जो पैटर्न 1 का सेक्शन जहां पे कंटेंट है इंटरकनेक्टेड भी है, उसको पढ़ते कैसे हैं, पहले सेक्शन, फिर सब सेक्शन, फिर क्लॉज, फिर सब क्लॉज एंड सो ऑन। आगे और भी चीज होती बट अभी आपके काम के नहीं है। लेकिन जो पैटर्न 2 के सेक्शन होते हैं जहां पे कंटेंट्स आर नॉट इंटरकनेक्टेड, जो अलग अलग हैं सारे कंटेंट, उसको कैसे पढ़ते हैं, सेक्शन, फिर क्लॉज, फिर सब क्लॉज। इसमें सब सेक्शन नहीं होता, बाकी सब कुछ सेम है। देखो सेक्शन, खाली डिफरेंस क्या है कि बीच में सब सेक्शन नहीं आ रहा, ये चीज यहां पे नहीं है। बाकी वो सेक्शन का क्लॉज, सब क्लॉज, बाकी सब कुछ सेम होगा। तो पहले हमें सेक्शन को देख के पता करना पड़ता है कि सेक्शन पैटर्न 1 का है या पैटर्न 2 का है। पैटर्न 1 कैसे, जिसमें सेक्शंस में सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं, तो उसको पढ़ेंगे कैसे, सेक्शन देन सब सेक्शन देन क्लॉज देन सब क्लॉज। लेकिन पैटर्न 2 का सेक्शन अगर बहुत सारी चीजें हैं बट वो आपस में कनेक्टेड नहीं है, सब अलग अलग हैं, तो सेक्शन का सीधा क्लॉज फिर सब क्लॉज, सब सेक्शन नहीं आएगा। क्लियर है, इज दैट क्लियर? तो देयर आर टू पैटर्न ऑफ सेक्शंस। पैटर्न 1 वो कंटेंट्स को देख के हमें पता लगेगा सब सेक्शन वो पैटर्न 1 वाला सेक्शन है या पैटर्न 2 वाला है, ठीक है। एंड जनरली पैटर्न 1 के सेक्शन, ज्यादातर सेक्शन आपको पैटर्न 1 के मिलेंगे, कुछ सेक्शंस आपके पैटर्न 2 के मिलेंगे, ठीक है। इसलिए क्योंकि ज्यादातर सेक्शन इस पैटर्न के होते हैं और उसमें ऐसे पढ़ते हैं सेक्शन का सब सेक्शन फिर क्लॉज, तो लोग के दिमाग में क्या बैठ जाता है, हर जगह ऐसा ही होता है, सेक्शन के बाद सब सेक्शन फिर क्लॉज। लेकिन क्योंकि ज्यादातर सेक्शन उसी तरह के होते हैं, लेकिन कुछ सेक्शन मैंने बताया उसका पैटर्न डिफरेंट होता है, तो वहां पे सेक्शन के बाद क्लॉज आएगा, सब सेक्शन नहीं आएगा। अब देखिए आप, हर एक्ट के अंदर ये क्लियर है कि दो तरह के सेक्शंस होते हैं, उनके कंटेंट्स के हिसाब से हमें पता लगेगा ये पैटर्न 1 वाला सेक्शन है या पैटर्न 2 वाला सेक्शन। अब देखिए आप, हर एक्ट के अंदर, और पैटर्न 1 में कैसे पढ़ते हैं, जब चीजें इंटरकनेक्टेड, सेक्शन का सब सेक्शन देन क्लॉज देन सब क्लॉज। पैटर्न 2 जहां चीजें इंटरकनेक्टेड नहीं है, सारे कंटेंट्स अलग अलग हैं, सेक्शन का सीधा क्लॉज आ जाएगा फिर सब क्लॉज, सब सेक्शन नहीं होता। नाउ यहां देखिए आप, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हर एक्ट में क्या आप मानते हैं, हर एक्ट के अंदर, इन एवरी एक्ट, एक कुछ टर्म्स, कुछ एक्सप्रेशंस, कुछ वर्ड्स होते होंगे हर लॉ में जो उसमें फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। जैसे अगर हम पार्टनरशिप की बात करें, पार्टनर, फर्म, क्या फ्रीक्वेंटली यूज होते होंगे। अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, कंसिडरेशन, क्या फ्रीक्वेंटली यूज होते होंगे। तो हर लॉ में कुछ टर्मिनोलॉजी, उस लॉ की टर्मिनोलॉजी जो बार बार फ्रीक्वेंटली यूज होती रहती है, एंड टाइम एंड अगेन, ठीक है। तो उसका तरीका ये होता है, हर लॉ में क्या किया जाता है, शुरू में स्टार्टिंग में, जैसे सेक्शन 1 में तो नॉर्मली एक्ट का नाम होता है, एक्ट कहां अप्लाई, जैसे पता है कंपनीज एक्ट, इस एक्ट का नाम कंपनीज एक्ट है, ये होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होता है, सेक्शन 1 में तो नॉर्मली लिखा होता है।
सेक्शन 2 में स्टार्टिंग में पूरे एक्ट के अंदर जो भी टर्म्स फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं उनको डिफाइन कर देते हैं सेक्शन 2 में। एंड उसमें ऐसे लिखते हैं इन दिस एक्ट, इन दिस एक्ट, इन दिस मतलब पूरे एक्ट के लिए द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन शैल हैव द फॉलोइंग मीनिंग। मतलब नीचे पूरे हमने डेफिनेशन दे रखी है पूरे एक्ट के लिए, ये आपको वर्ड्स एक्सप्रेशन जो डिफाइन कर रखे हैं ये आपके जो मीनिंग यहां दे रखे वही चलेंगे पूरे एक्ट में, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड्स अदरवाइज। मैं भी लिख भी दूंगा, ठीक है। इसका तो क्या है, अगर किसी कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग अलग से दे रखे हैं तो वहां अलग चलेगा, अदरवाइज हमेशा यही मीनिंग चलेगा जो हमने सेक्शन 2 में दे रखा। अब देखिए आपको तो सेक्शन 2 में जो डेफिनेशन है ये तो स्टार्टिंग में लिखा होता है, मैं लिख के दिखाऊंगा आपको। इधर स्टार्टिंग में इन दिस एक्ट सेक्शन 2 में मतलब पूरे एक्ट के लिए, और एक्ट का नाम सेक्शन 1 में पहले दिया होता है कि एक्ट का नाम क्या है, ठीक है। इन दिस एक्ट द फॉलोइंग वर्ड्स और फॉलोइंग एक्सप्रेशन शैल हैव द फॉलोइंग मीनिंग अनलेस द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड्स अदरवाइज। मतलब किसी कॉन्टेक्स्ट में अदरवाइज डिफरेंट मीनिंग दे रखा है तो अलग बात है, अदरवाइज हमेशा मीनिंग कौन सा लेंगे, सेक्शन 2 का जो सेक्शन 2 में मीनिंग दे रखा है पूरे एक्ट में। इसका मतलब क्या हुआ, नीचे जो डेफिनेशन दे रखी है क्या वो सब अलग अलग है, सब अलग अलग डेफिनेशन दे रखी है एंड लॉट ऑफ डेफिनेशन दे, क्या वो सारी डेफिनेशन इंटरकनेक्टेड अलग अलग है। इसका मतलब आप खुद सोच के बताइए जो सेक्शन 2 है जिसमें इतनी सारी डेफिनेशंस हैं और सारी आपको अलग अलग हैं, सारी क्या है अलग अलग है, इतनी सारी डेफिनेशंस हैं और वो सारी अलग अलग हैं, इतनी सारी डेफिनेशन, सो मेनी डेफिनेशंस आर देयर, वो सब अलग अलग हैं। तो क्या सेक्शन 2 जो है वो पैटर्न 1 वाला है पैटर्न 2 वाला, डेफिनेटली पैटर्न 2 वाला सेक्शन है। सेक्शन 2 वो डेफिनेशंस आर देयर, बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, बहुत सारा कंटेंट्स है, बट दे आर नॉट इंटरकनेक्टेड, सब अलग अलग डेफिनेशन है। इसलिए सेक्शन 2 पैटर्न 2 का होता है। किस पैटर्न का होता है, पैटर्न 2 का। जब पैटर्न 2 का होता है तो सेक्शन 2 में हम पढ़ेंगे कैसे, सेक्शन के बाद क्लॉज पढ़ेंगे, सब सेक्शन ही। इसलिए मैंने क्या बोला, कंपनी डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20, मैंने सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 नहीं बोला, क्यों कि सेक्शन 2 जो है वो पैटर्न, अब जो मैं सीधा रटवा भी सकता था, बेटर डेफिनेशन में ऐसे बोलते हैं सब सेक्शन, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्यों किया गया। ये यहाँ की बात, और भी तो ऐसे कुछ सेक्शन हो सकते हैं जो पैटर्न 2 के हो सकते हैं, तो आपको एक बात पता चले कि ऐसा क्यों करते हैं, और भी कोई ऐसा सेक्शन आपको मिलेगा तो वहां भी आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आपको पता नहीं चलता कि साहब ये क्या चीज है। एनीवे, तो सेक्शन 2 में डेफिनेशंस हैं, सब अलग अलग हैं, कोई इंटरकनेक्टिविटी नहीं, इसलिए पैटर्न 2 वाला सेक्शन से पढ़ने का तरीका सेक्शन 2 का हम क्लॉज बोलते हैं एंड यहाँ पे आपको सब सेक्शन नहीं बोलते। तो कंपनी कहाँ डिफाइंड है, सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। नाउ डेफिनेशन जो सेक्शन 2 होता है हर एक्ट में, मतलब जनरली उस एक्ट में जो टर्म बार बार यूज होते हैं उसकी डेफिनेशन सेक्शन 2 में देते हैं। जैसे सेक्शन 2 की लैंग्वेज कैसे होती है मैं बता देता हूं, जो मैं बोल रहा था, इन दिस एक्ट मतलब पूरे एक्ट की बात कर रहे हैं, द फॉलोइंग वर्ड्स, ये स्टार्टिंग लैंग्वेज होती है, हर लॉ में हर एक्ट में से मिलेगा, और एक्सप्रेशन shall have the following meaning। मतलब नीचे जो डेफिनेशन दे रखी है वो पूरे एक्ट के लिए, इन दिस एक्ट, पूरे एक्ट में जहां भी यूज होंगी सेम मीनिंग लेना जो यहां दे रखा है, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड्स अदरवाइज। ये इसलिए लिख दिया है कि कहीं पे अगर लगता है लॉ मेकर्स को, लेजिस्लेचर को, कि सेक्शन 2 में जो डेफिनेशन दे रखी है वो पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में सही नहीं होगी, उसके लिए अलग से उस सेक्शन में जहां वो टर्म यूज हो रहा है वहां डिफाइन करना है, वो डिफाइन कर देंगे। और यहां लिख दिया हमने अनलेस, मतलब सेक्शन 2 के हिसाब से यहां जो डेफिनेशन है पूरे एक्ट में चलानी है, लेकिन आपको किसी किसी सेक्शन में हो सकता है कि वही टर्म जो सेक्शन 2 में भी डिफाइंड है वहां भी डिफाइन किया हुआ है डिफरेंट तरीके से, तो वहां डिफरेंट मीनिंग ले लेंगे। उसके लिए हमने यहां पे लिख दिया ना, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट, किसी को अदरवाइज डिफरेंट मीनिंग दे रखा है वहां डिफरेंट ले लीजिए, अदरवाइज हमेशा सेक्शन 2 की डेफिनेशन लेनी है, अदरवाइज हमेशा सेक्शन 2 की डेफिनेशन लेनी है। अच्छा, ये तो स्टार्टिंग लैंग्वेज होगी। अब क्या होगा उसके बाद क्लॉज 1, सेक्शन 2 क्लॉज 1, यहां पे कोई वर्ड डिफाइन होगा, क्लॉज 2, क्लॉज 3, क्लॉज 4, क्लॉज 5, इस तरह की डेफिनेशन होगी। तो जैसे यहां पे कोई टर्म होगा, दिस वर्ड मीन्स, ठीक है, दिस क्लॉज 2 में, क्लॉज 3, क्लॉज 4, ऐसे कंपनी की डेफिनेशन कहां पे, क्लॉज 20 में, सेक्शन 2 क्लॉज 20। और ये जो मैंने ऊपर लैंग्वेज लिखी है हर एक्ट में इस तरह की लैंग्वेज मिलेगी। इसका मतलब ये सेक्शन 2 क्लॉज 20 में जो मैं डेफिनेशन पढ़ाने जा रहा हूं, क्या वो डेफिनेशन कंपनी की पूरे कंपनीज एक्ट 2013 में जहां भी कंपनी वर्ड आएगा क्या सेम डेफिनेशन लेंगे,
अनलेस हाँ अगर कंपनी को अलग से किसी सेक्शन में डिफाइन किया हुआ डिफरेंट तरीके से तो वहां डिफरेंट मीनिंग ले लेंगे, अदरवाइज हमेशा वही डेफिनेशन लेंगे जो सेक्शन 2 क्लॉज 20 में दे रखी है। मैंने सेक्शन 2 के बहाने, देखिए हम डेफिनेशन कंपनी की पढ़ रहे हैं बट इसी बहाने मैंने सेक्शन 2 की रेलेवेंस बताई कि अब देखो, इसलिए सेक्शन 2 में जो डेफिनेशन होती है उनको हम जनरल डेफिनेशन बोलते हैं। क्यों जनरल बोलते हैं? कि जनरली पूरे एक्ट में यही डेफिनेशन चलानी है। अच्छा, अगर एक टर्म जैसे कंपनी वर्ड है, सेक्शन 2 क्लॉज 20 में जो डेफिनेशन क्या वो जनरल डेफिनेशन है। अच्छा, कंपनी वर्ड अगर मान लिया कि सेक्शन में अलग से डिफाइन किया हो, मान लिया एग्जांपल लेते हैं, मान लिया सेक्शन नंबर 10 में अलग से डेफिनेशन दे रखी है, तो वहां तो वही वाली मीनिंग लेंगे, सेक्शन 2 क्लॉज 20 वाला नहीं लेंगे। तो कैसे, तो वो उस डेफिनेशन स्पेसिफिक डेफिनेशन को ओनली फॉर सेक्शन 10, ओनली फॉर सेक्शन 10, उसके लिए हमने यहाँ क्या लिख दिया, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड्स अदरवाइज। इसका मतलब क्या हुआ, सेक्शन 2 में जो डेफिनेशन है वो जनरल है और आपको पर्टिकुलरली किसी कॉन्टेक्स्ट में अलग से डिफाइन की हुई है वो स्पेसिफिक डेफिनेशन ओनली फॉर दैट सेक्शन। एंड उसके लिए हमने सेक्शन 2 में ये नहीं लिखते हमने, इन दिस एक्ट द फॉलोइंग, खाली ये नहीं होता, अनलेस द कॉन्जुवेंट अंडरलाइन किया ग्रीन कलर से नहीं होता, और कहीं अलग से डेफिनेशन, क्या कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता सेक्शन 2 और उस सेक्शन में, क्योंकि इसके हिसाब से पूरे एक्ट के लिए, लेकिन हमने ये लिख के कॉन्ट्रडिक्शन को अवॉइड कर दिया, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड्स अदरवाइज। अब देखिए मैंने पूरा स्ट्रक्चर समझा दिया, अब मैं आता हूं सेक्शन 2 क्लॉज 20 क्या बोलता है। सेक्शन 2 क्लॉज 20 जो कंपनी को डिफाइन से दैट कंपनी मीन्स अ कंपनी incorporated under Companies Act 2013 or under any previous laws relating to companies. ये एग्जैक्ट लैंग्वेज है इन सेक्शन 2 क्लॉज 20 कंपनी की डेफिनेशन, और ऊपर वाली लैंग्वेज तो कॉमन होगी इन दिस एक्ट, पूरे एक्ट के लिए ये डेफिनेशन चलेगी, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड्स अदरवाइज। वो तो सेक्शन 2 की स्टार्टिंग लैंग्वेज है, सारी डेफिनेशन के लिए कॉमन है। अब देखो हम कंपनी वर्ड को डिफाइन कर रहे हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखिए, हम बोले कंपनी मीन्स अ कंपनी। अच्छा मान लिया मैं ए को डिफाइन कर रहा हूं, मैं बोलूं ए मीन्स ए, डज इट मेक एनी सेंस? नो। इसका मतलब क्या इस कंपनी और इस कंपनी वर्ड के मीनिंग में फर्क होगा? ये तो कंपनी है, टेक्निकली कंपनीज एक्ट 2013 में कंपनी का मतलब क्या लेना है, और ये जनरल सेंस में एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अभी थोड़ी देर पहले बताया था वन वर्ड इज डिफरेंट मीनिंग डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। अब देखो एक ही सेंटेंस में दो बार कंपनी वर्ड यूज हो रहा है, लेकिन दोनों का मीनिंग में फर्क है। कि मीनिंग अगर सेम होगा तो फिर कंपनी मीन्स कंपनी का फिर मतलब क्या हुआ? फिर तो ये डेफिनेशन एब्सर्ड हो जाएगी, इलॉजिकल हो जाएगी। इसलिए देखो अब वही बता मैं समझा रहा कि सब वन वर्ड है, डिफरेंट मीनिंग डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मायने होते हैं। तो यहाँ कंपनी टेक्निकली कंपनी एक्ट के हिसाब से कंपनी क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। कैसे पर्सन? इनकॉर्पोरेटेड। यहाँ इनकॉर्पोरेटेड का मतलब फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड। अब देखो थोड़ी देर पहले मैंने बोला था ना इनकॉर्पोरेटेड एज अ पर्सन, इसका मतलब क्या था? सेपरेट। यहाँ इनकॉर्पोरेट था ना, वन वर्ड डिफरेंट मीनिंग डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। इनकॉर्प फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड। कहाँ फॉर्म्ड रजिस्टर्ड? अंडर कंपनीज एक्ट 2013। कहाँ फॉर्म? इससे एक बात और प्रूव होती है, कंपनी हमेशा क्या होती है? रजिस्टर्ड होती है। हमेशा क्या होती है? रजिस्टर्ड। फॉर्म रजिस्टर्ड वेयर? अंडर कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस लॉ रिलेटेड टू कंपनीज। चाहे इस एक्ट में फॉर्म रजिस्टर हो या इससे पहले। एक चीज देखो आप, इन्होंने ये भी क्यों लिखा अंडर एनी प्रीवियस लॉ? ये क्यों लिखा? जरूरी है। हम खाली अगर डेफिनेशन ये बोलते कंपनी मीन्स अ कंपनी एसोसिएशन पर्सन इनकॉर्पोरेटेड फॉर्म अंडर कंपनीज एक्ट 2013, गलत हो जाता। क्यों गलत हो जाता? एग्जाम्पल लेते हैं। मान ले कंपनी एक्स लिमिटेड ये 1980 में बनी, क्या ये कंपनीज एक्ट 1956 में बनी होगी? ऑब्वियसली बनी होगी। तो 1956 से लेकर 2013 तक ये एक्ट चला, फिर 2013 में कंपनीज एक्ट 2013 आ गया, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। 1980 में इस एक्ट के अंदर बनी, लेकिन मेरी डेफिनेशन तो कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, बस इतना होता, आगे का पोर्शन नहीं होता। तो क्या ये कंपनी इस डेफिनेशन में कवर होती? नहीं। ये तो कंपनी एक्ट 2013 में थोड़ी बनी है, ये तो कंपनी एक्ट 1950 में बनी है।
अच्छा इसमें कवर नहीं, इसमें कवर नहीं होने का मतलब क्या है? ये जो डेफिनेशन के सेक्शन 2 में स्टार्टिंग लैंग्वेज मैंने भी क्या बोला, पूरे एक्ट में अभी क्या लिखा, ये लैंग्वेज मैंने यहाँ लिखी है, ये पूरे एक्ट सारी डेफिनेशन के लिए कॉमन है, सेक्शन 2 में जितनी भी डेफिनेशन उसके लिए कॉमन है। इसका मतलब ये हुआ कि सब पूरे एक्ट में जहां भी कंपनी वर्ड आएगा उसका मतलब सिर्फ वो एसोसिएशन जो कंपनीज एक्ट 2013 में इनकॉर्पोरेट हुई। इसका मतलब उससे पहले वाले एक्ट में जो इनकॉर्पोरेट हुई फॉर्म वो तो कवर ही नहीं हुई। इसका तो वो सारे सेक्शन उस कंपनी में लगेंगे नहीं, तो वो कंपनी उन सेक्शन से रेगुलेट नहीं होगी। अच्छा इसका मतलब कंपनीज एक्ट 2013 उस पर अप्लाई नहीं होगा, जो पुराने एक्ट में बनी, पुराने कंपनी लॉ बने उस पर कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ अच्छा जिस एक्ट में बनी वो एक्ट अब है नहीं, तो पुराना एक्ट तो खत्म हो गया और नया एक्ट की डेफिनेशन कंपनी में अब कवर नहीं हो रहे। तो देखा जाए पुराना एक्ट तो खत्म हो गया जिसमें आप बने थे और नया एक्ट में आप कवर नहीं हो रहे, फिर तो कंपनी अनाथ हो जाएगी ना। अनाथ का मतलब जो लॉ में आपका जन्म हुआ कंपनीज एक्ट 1956 में, वो लॉ चल बसा, अब है नहीं, और नए माता पिता ने आपको अडॉप्ट नहीं किया, तो क्या होगा, वो बच्चा अनाथ ही हो जाएगा ना। मेरा कहने का मतलब जोक्स अपार्ट ऑन अ सीरियस नोट कि वो कंपनी तो किसी भी लॉ से रेगुलेट नहीं होगी, कि जिस लॉ से बनी थी वो लॉ तो खत्म हो गया और जो लॉ अभी चल रहा है उसमें कवर ही नहीं हो रही। इसलिए बहुत जरूरी था इन्होंने और अंडर इनकॉर्पोरेटेड अंडर न्यू एक्ट, प्रेजेंट एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस लॉ रिलेटिंग कंपनी। प्रीवियस लॉ कौन से, कंपनी से रिलेटेड, कंपनी एक्ट 1956 या उससे पहले जो भी कंपनी से रिलेटेड लॉ थे, पर उसमें अगर, इसका मतलब क्या हुआ, भले वो कंपनी बनी किसी पुराने कंपनी लॉ में नहीं हुई, लेकिन आज वो कंपनीज एक्ट, अच्छा देखिए यही कंपनी एक्स लिमिटेड, लॉजिकली क्या लगता है, भले कंपनीज एक्ट 1956 में बनी, लेकिन आज वो रेगुलेट गवर्न अपना काम काज किसके हिसाब से करे, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। लेकिन तब कंपनीज एक्ट के प्रोविजन 2013 के प्रोविजन तब लगेंगे जब कंपनी की डेफिनेशन में कवर हो रही है, क्योंकि हर सेक्शन में कंपनी वर्ड आया और कंपनी का डेफिनेशन कहां से ले, सेक्शन 2 क्लॉज 20 जनरली अनलेस द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड्स अदरवाइज। तो डोंट थिंक प्रॉब्लम गड़बड़ हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे कोई कंपनी पुराने एक्ट के हिसाब से बनी हो या नए अभी के एक्ट से बने हो, वो सब रेगुलेट किसके हिसाब से हो रही है, आज के दिन एज पर कंपनीज एक्ट 2013। एक चीज आज कोई कंपनी है जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, तो कितने साल पहले बनी है, कंपनीज एक्ट 1956 या उससे भी हो सकता है पहले वाले कंपनी लॉ में बनी हो, कंपनीज एक्ट 1956 से पहले जो लॉ था उसका अंदर इंडियन कंपनीज एक्ट 1913 ठीक हो सकता है उसमें बनी हो। अच्छा बनी, तो आज भी हम बोलेंगे तो ये बोलेंगे ना बनी तो उस लॉ के हिसाब से, लेकिन आज वो काम किसके हिसाब से कर रही है, एज पर कंपनीज एक्ट 2013। ये थोड़ी बोलेंगे इंडियन कंपनीज एक्ट 1913, हम बोलेंगे साहब कंपनीज एक्ट 2013 उसके हिसाब से काम कर रही है। एग्जैक्टली उसी तरीके से तो डेफिनेशन भी दे रखी है कि कंपनी का मतलब हर वो एसोसिएट पर्सन जो फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड है, इसका कंपनी हमेशा रजिस्टर्ड होती है किसके हिसाब से, या तो प्रेजेंट कंपनी लॉ या प्रीवियस, वो सब कंपनी है। एंड इसका यूज ये पूरे कंपनी लॉ के अंदर कहीं भी कंपनी टर्म आएगा, सेक्शन 2 में था ना, इन दिस एक्ट द फॉलोइंग वर्ड्स एक्सप्रेशन शैल हैव द फॉलोइंग मीनिंग, पूरे कंपनीज एक्ट 2013 में कंपनी वर्ड और ऑलमोस्ट हर सेक्शन में कंपनी वर्ड आएगा, कंपनी लॉ कंपनी में लगता है हर सेक्शन में आएगा। तो हमेशा मीनिंग डेफिनेशन हम ये लेंगे, जो भी आपको एसओ पर्सन चाहे प्रेजेंट एक्ट के हिसाब से बनी हो या प्रीवियस कंपनी लॉ से रिलेटेड बनी हो, वो सब कंपनी है। हाँ किसी किसी कॉन्टेक्स्ट में अगर इसके डिफरेंट डेफिनेशन दे रखी है तो वहां डिफरेंट ले लीजिए, वहां उस सेक्शन में डिफाइन फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन या इन दिस सेक्शन लिखा रहेगा, कंपनी का मतलब ये लेना है, फिर वहां वो ले लीजिए। और उस सेक्शन 2 में शुरू में लिखा हो अनलेस द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड्स अदरवाइज, तो कॉन्ट्रडिक्शन में नहीं। तो कैसे तो सेक्शन 2 की जो डेफिनेशन होती है वो जनरल डेफिनेशन होती है, और कोई पर्टिकुलर सेक्शन में पर्टिकुलर सेक्शन के लिए जो डेफिनेशन दे रखी है, इस सेक्शन में इस वर्ड का इस एक्सप्रेशन का मतलब ये लेना है, वो क्या स्पेसिफिक डेफिनेशन है। ठीक है, ऑब्वियसली स्पेसिफिक की इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी, तो ये बात हमने पहले लिख दी अनलेस द कॉन्टेक्स्ट, तो वहां हम जनरल यूज ही नहीं कर रहे, वहां हम स्पेसिफिक यूज कर रहे हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंपनी, पूरे कंपनी एक्ट के लिए यही चलेगी अनलेस द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड्स अदरवाइज। इस बहाने आपको पता चला कि साहब डेफिनेशन सेक्शन 2 क्यों बनाया जाता है, इसकी क्या रिलेवेंस है, सेक्शन 2 के स्टार्टिंग में जो लैंग्वेज लिखी है उसका क्या मतलब है, इससे जनरल डेफिनेशन बनती है। और इससे पता लगा कि सब सेक्शन 2 में हम सब सेक्शन नहीं बोलते, सेक्शन 2 में सेक्शन का क्लॉज बोलते हैं, क्योंकि पैटर्न 2 का सेक्शन है। मैंने सारी चीज एक्सप्लेन की, एंड इसके साथ कंपनी की डेफिनेशन जो टेक्निकल पार्ट था थोड़ा सा वो हमने डिस्कस किया। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही लेते हैं। अगले लेक्चर में मैंने आज 2 चीज डिस्कस की, प्रिलिमिनरीज ऑफ कंपनी लॉ के अंदर मीनिंग ऑफ कंपनी और क्लासिफिकेशन ऑफ एसोसिएशन पर्सन, उसमें हमने कंपनी को पाया कि साहब इट इज इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन पर्सन। ठीक है, और फिर हमने पढ़ा टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ द टर्म कंपनी, और उसके बहाने कई सारी चीजें डिस्कस की। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फीचर्स ऑफ कंपनी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फीचर्स ऑफ कंपनी, एंड कुछ चीजें और उसके अलावा ऐड करेंगे, बट एंड दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। आज की क्लास के लिए इतना ही सफिशिएंट है, एंड
एंड आई होप पढ़ के आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, नई नई चीजें सीख रहे होंगे। जो मेरी कोशिश होती है कि नई चीजें सिखाओ, नए तरीके से और डिटेल में समझाओ बच्चों को, जिसे पढ़ के कॉन्फिडेंस। कई बार सुना हो ना, बेटा ये पढ़ा, हाँ सर पढ़ा है, बेटा ये सुना है, कुछ बताओ, चुप। तो ये कॉन्फिडेंस क्यों नहीं, हम क्यों नहीं बता पा रहे? क्योंकि हमें कोई भी चीज क्लैरिटी नहीं है। हमें खाली ऊपर ऊपर से क्या किया, खाली टर्म नाम सुन रखे हैं, ठीक है। हमें कोई, मैं चाहता हूं कि जब आप बोले मुझे पता है, तो आप उसके बारे में कुछ बोलें, समझाएं, बोल सके। वो तब है जब कॉन्फिडेंस है, क्लैरिटी, आपने ढंग से बहुत डिटेल में चीज को समझा है, तभी आप बता पाएंगे, नहीं तो बता ही नहीं सकते। एनीवे, आई होप आगे मैं बहुत सारी चीजें सिखाता रहूं आपको, एंड आई होप यू एंजॉय द लेक्चर्स, एंड बहुत सारी नई नई चीज सीखेंगे अपार्ट फ्रॉम क्लियरिंग द एग्जाम और लॉ। मतलब आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी में भी चेंज जाएंगे, ठीक है। आपको लगेगा कि हमारा सोचने का, समझने का तौर तरीका बदल रहा है। अब मेरा ऑब्जेक्टिव यही होता है कि बच्चों को कुछ अच्छी सीख दी जाए, जिससे लाइफ लॉन्ग वो याद रखे कि हमने कुछ सीखा है, कुछ सही में कुछ चीजें हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड हुई है, ठीक है। एनीवे, बाकी नेक्स्ट कैरेक्टर्स और फीचर्स हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, ठीक है। एंड दैट इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।